नमस्कार आप सभी लोगों को। मैं प्रमोद कौशल आप सभी का वेलकम स्वागत है हमारे YouTube चैनल जीएस ज्ञान पे। ध्यान रखेंगे जीएस ज्ञान हमारा YouTube चैनल है। इससे पहले सर्वोदय इंस्टीट्यूट भी था वो भी अभी है, बट उस पर कोई वीडियो अपलोड नहीं कर रहे हैं। सारे वीडियो आपको जीएस ज्ञान पे मिलेंगे। करंट अफेयर, किसी भी कंपटीशन की प्रिपरेशन आप लोग करते हो तो जरूर हमसे संपर्क कर सकते हो। मैं अपना मोबाइल नंबर, लिंक, सोर्स सब आपको अवेलेबल करवा दूंगा, ठीक है। चलिए आइए बात करते हैं। ये एक जो मैं यहाँ डिस्कशन करने वाला हूँ वो पॉइंट है एक्चुअली में एलएलबी, ठीक है। एलएलबी 5 इयर्स, ठीक। इसी को बीए एलएलबी के नाम से भी जाना जाता है। एक 3 इयर्स लॉ कोर्स होता है, 5 इयर्स लॉ कोर्स होता है। तो जो विद्यार्थी इसमें एनरोलमेंट है या पढ़ाई कर रहे हैं उन्हें अपने कोर्स के बारे में, अपने विषय के बारे में जानकारी होती है। बात कर रहे हैं हम, अब जैसे ये कोर्स लिखा हमने तो लिखना आवश्यक है कि हम किस यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं। लखनऊ यूनिवर्सिटी, हम लखनऊ यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं, लखनऊ विश्वविद्यालय। इससे जितने भी अफिलिएटेड कॉलेज हैं, यहाँ तक कि इवन यूनिवर्सिटी, जो भी ये कोर्स है एलएलबी 5 इयर्स 3 इयर्स, तो मेरा जो पॉइंट है वो 5 इयर्स के, 3 इयर्स के नहीं है। मैं 5 इयर्स के लिए बोल रहा हूँ। और इसमें फायदा एक ये होता है कि इस कोर्स में आपका 1 साल बच जाता है। आप 3 साल जो लॉ करते हैं, 3 साल आपको यूजी करते हैं, 6 साल हो गए। तो इसमें अगर इस कोर्स को करेंगे, इंटीग्रेटेड को अगर आप करेंगे तो इसमें 1 साल आपका सेफ हो जाएगा। लेकिन चूंकि फीस थोड़ी ज्यादा होती है। अब इसमें क्या है कि जो आप सब लोग जो पेपर देंगे, जैसे हम बात कर रहे हैं फर्स्ट सेमेस्टर की, फर्स्ट सेमेस्टर की बात कर रहे हैं, प्रथम सेमेस्टर जो है। अब तो नई एजुकेशन पॉलिसी के तहत अब तो यही एक कहानी हो गई कि भाई सेमेस्टर सब में कर दिया गया है। तो हर 6 6 महीने में एग्जाम होगा आपका। फर्स्ट सेमेस्टर में क्या है, 6 पेपर है। अब 6 पेपर में जो बच्चे हैं वो तो समझते हैं 6 पेपर कौन कौन है। तो अभी तो मैं हिस्ट्री में सपोर्ट करूंगा। अगर आप लोगों को कमेंट कोई आया तो फिर मैं पॉलिटिकल साइंस हो गया, ठीक है। इसके अलावा कुछ इकोनॉमिक्स हो गया, ठीक है, इंग्लिश हो गया, सोशियोलॉजी हो गया, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया। इस सब में भी जो हेल्प हो सकती होगी वो करेंगे किसी माध्यम से। अब इसमें जो थर्ड पेपर है इस पूरे 6 पेपर में, वो थर्ड पेपर का नाम ही हिस्ट्री है। थर्ड पेपर ही क्या है आपका, हिस्ट्री है। यहाँ सीधा मतलब इतिहास है। ना एंशियंट कहा गया, ना मेडिवल कहा गया, ना मॉडर्न कहा गया। लेकिन जो आपका सिलेबस है, जो दिया गया होगा सिलेबस, उसको पढ़ना है। तो 60% जो आपका सिलेबस है वो एंशियंट से ज्यादा है। 20% हिस्सा आप मेडिवल और मॉडर्न का कह सकते हो। यानी 60% भूमिका किसकी, एंशियंट हिस्ट्री की है। अब क्या है कि जो टोटल मार्क्स होंगे वो तो सबको मालूम है कि जो विद्यार्थी ये समझता है इस बात को, 100 को, यानी 100 नंबर का होगा। और नंबर आप क्वेश्चन कितने करने होंगे, तो आपको 10 में से सिर्फ 5 क्वेश्चन करने हैं ना। अब टोटल मार्क्स हैं 100। अब 100 में पहले की कहानी क्या थी, अभी ये रेशियो चलेगा 90 और 10। ये 90 तो रिटर्न से आपको लाना पड़ेगा, ठीक है, लिख के। और ये आपको जो है कॉलेज की तरफ से मिलेगा या यूनिवर्सिटी की तरफ से मिलेगा। ये प्रैक्टिकल वाइबा बेस होगा। पहले यही रेशियो जो क्या था, वो 70 और 30 हुआ करता था। 70 और 30, ठीक है। 70 और 30। अब यूनिवर्सिटी ने ये पैटर्न को जो है तो हटा दिया है। अब जो पैटर्न होगा वो आपका 70 30 का नहीं रहेगा, 90 और 100, 90 और 10 का रहेगा। और अब कोई लड़का 80% से ऊपर तो बहुत दूर का सपना है, 75% भी जल्दी क्रॉस नहीं कर पाएगा। हाँ, कुछ बच्चे मेहनती होंगे, अच्छा लिखते अच्छा पढ़ते होंगे, तो वो तो जरूर कंफर्म जाएंगे, उन्हें कोई रोक नहीं पाएगा। फिर भी हमने जो पता किया, जब मैं जहां पढ़ा रहा था मैं कॉलेज में, वहां कई बच्चों का 80% प्लस में आता था। तो हो सकता है इस बार कम हो जाए, ठीक है, वो तो खैर बात की बात है। अच्छा लिखेंगे, कंटेंट अच्छा देंगे, थोड़ी राइटिंग साफ रहेगी और तो हो जाएगा। और अगर आप लिख के आएंगे, जैसी पढ़ने में राइटिंग आएगी, फिर भी पास तो होंगे होंगे ना। 55% 50% नंबर आपका वैसे भी आ जाएगा। कोशिश करो कि नंबर ज्यादा आए। तो एक बात तो ये हो गई। टाइमिंग जो मिलेगा आपको वो मिलेगा 3 घंटे ना, 3 आवर्स।
अभी नहीं पता है फर्स्ट सेमेस्टर वालों को, जब धीमे धीमे फर्स्ट सेमेस्टर कंप्लीट करेंगे, सेकंड थर्ड में जाएंगे, हर चीज से प्रॉपर तरीके से वाकिफ और परिचित हो जाएंगे ना। तो ये बात समझ में आ गई। तो मैंने कहा कि जो बीए मतलब एलएलबी एक कोर्स है लखनऊ यूनिवर्सिटी के तहत, उसमें 6 पेपर होंगे फर्स्ट सेमेस्टर में, उसमें से मैं थर्ड पेपर हिस्ट्री को आपको डिस्कस कर दूंगा। और हर कॉलेज वाला वही चाहता है कि आप लोग पास हो जाओ, ज्यादा ज्ञान देने तो मतलब है नहीं, ज्ञान देते तो टीचर को भी मेंटेन करते, बट टीचर से कोई मतलब ऐसा है नहीं, कुछ बना दिया पुड़िया, कहा 10-15 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन रट लो, यही लिखाओ पास हो जाओ। अब क्या करना है, यहां पर पॉइंट क्या है, और किसी विद्यार्थी को लगता है कि वो ट्यूशन कोचिंग करना चाहता है तो वो भी कर सकता है, उसके लिए भी संपर्क कर लेगा हमसे। अगर किसी विद्यार्थी को लगता है कि वो 6 पेपर में कैसे लिखेगा, क्या करेगा, तो मैं उसकी हेल्प करवा दूंगा उसको। अभी उसके पेपर में समय है, तो 1.5-2 महीने समय भी है, आराम से वो पढ़ के उसको क्वालिफाई कर सकता है। ठीक है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ये भी आप सबको, क्योंकि देखिए कोई चीज ढंग से पढ़ाई जाएगी, समझाई जाएगी, तब तो समझ में आएगा। अगर आप हरफन मौलागिरी करेंगे, नहीं समझेंगे, नहीं पढ़ेंगे बच्चा, तो फिर समाज में वाला कोई कितना समझाए, क्या फर्क पड़ता है ना। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। इसी में से हम बात करने वाले हैं, जैसे हमने कहा, जैसे हमारा अगला क्वेश्चन है, जैसे पहला क्वेश्चन है, एक हमारा क्वेश्चन 1 है, ठीक है, कि भारतीय इतिहास के, अब जो विद्यार्थी हमसे पढ़े हैं वो समझते हैं वो 10 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट कौन से हैं, वो मैं आपको करवा दूंगा 10 के 10 क्वेश्चन। हालांकि 10 में से करने 5 हैं, लेकिन वो उम्मीद है कि वो 10 क्वेश्चन अगर आप ढंग से पढ़ लेंगे तो उसमें से 5 आपके निश्चित रूप से परीक्षा में आ जाएंगे। भारतीय इतिहास के साहित्यिक एवं पुरातात्विक स्रोतों का वर्णन करें, स्रोतों का वर्णन करें। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया, भारतीय इतिहास के पुरातात्विक और साहित्यिक स्रोतों का वर्णन करें। अब ये भी हमको एग्जाम में देखना है, रट के नहीं जाना है कि रट लिया और चुपचाप भाग गए। हमको ये देखना है कि अगर वो आपसे एग्जाम में साहित्यिक पूछेगा तो ये वाला नहीं करना है आपको, और अगर ये नहीं पूछता है तो फिर ये वाला पूछेगा तो उसको मत करिएगा। ये नहीं कि दोनों करके आओ, चार्ट में भले आप टाइम है तो डिफाइन कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन चार्ट डिफाइन करने के बाद भी आपको हेडिंग डालते हुए सबके बारे में 5-10 लाइनें लिखनी पड़ेगी, कम से कम 5 तो लाइन लिखोगे ना। वेद क्या है, वेदांग क्या है, पुराण क्या है, महाकाव्य क्या है, मृदभांड क्या है, सिक्के क्या है, अभिलेख क्या है, मोन्यूमेंट्स क्या है, चित्रकला क्या है। ठीक है, ये सब तो लिखेंगे ना सबके बारे में, तभी तो क्वेश्चन में नंबर मिलेंगे ना भाई। 5 क्वेश्चन है, 90 नंबर का है, 18 क्वेश्चन का मतलब 18 नंबर का एक क्वेश्चन हुआ, तो अगर बढ़िया से नहीं लिखेंगे तो काम ही नहीं चलेगा आपका। तो 18 नंबर लेने हैं, यानी 18 नंबर का क्वेश्चन तो 14-15 नंबर तो मिले आपको, तो उसके लिए उतना कंटेंट होना चाहिए ना। तो अब क्या करना है, सबसे पहले जब ये क्वेश्चन मेरे सामने आ गया, और उन क्वेश्चन को ज्यादा करो जिन पर ज्यादा आपकी पकड़, ज्यादा कमांड है। बोरिंग क्वेश्चन करने बैठोगे 4 पेज 3 पेज में ही आप थक जाओगे। कम से कम मिनिमम 5 से 6 पेज लिखना है। किसी किसी क्वेश्चन में 7 पेज चला गया, ठीक है, 8 पेज से ऊपर बिल्कुल मत लिखिए, टाइम फिर बर्बाद हो जाएगा आपका, क्योंकि एक क्वेश्चन को तो 8 पेज में कर दोगे, लास्ट में समय नहीं बचेगा आपके पास, तो एक क्वेश्चन या तो आपका छूट जाएगा या लास्ट में 1 ही 2 पेज में सिमट के रह जाओगे। तो ये भी ध्यान देना है हमको। अगर लैंग्वेज आप हिंदी और इंग्लिश, हम तो यही कहेंगे कि जिस मीडियम में अच्छा समझते हो, अच्छा अनुभव है, उसमें लिखो, किसी को देख के मत लिखो। राइटिंग पढ़ने में आएगी तो ही नंबर मिलेगा, ये ध्यान रखो। ठीक है, मैंने भी कॉलेज में ये सब चीजें पढ़ाई समझाई बच्चों को, तो वही बात मैं फिर बोलना चाहता हूं फिर आपके सबके सामने। चलो अब क्या करना है हमारा, तो जब ये क्वेश्चन है तो हम लोग क्या लिखेंगे, कॉपी के सबसे ऊपर पार्ट में, ये जैसे मान लो ये कॉपी है, तो कॉपी के सबसे ऊपर पार्ट पे हम लोग सीधे सीधे ऐसे, आप समझ लो कॉपी, यहां हम लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का हम लोग आंसर दे रहे हैं, आखिर हम क्वेश्चन नंबर 1 वहां पर लिख रहे हैं, तो क्वेश्चन को नहीं लिखेंगे, क्वेश्चन तो पेपर में दिया है, वो तो जो कॉपी चेक करेगा उसके पास खुद पेपर होगा, तो वो तो जान ही जाए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 डाल दिया। अब बहुत सारे बच्चों रहता है कि उसकी समरी बनाते हैं, उसका परिचय क्या है, विशेष बातें क्या, निष्कर्ष क्या, ये भी आप कर सकते हो, अगर समय है तो करो, नहीं समय है तो कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 1 डाल दिया आपने। अब क्या पूछ रहा है, भारतीय इतिहास के
साहित्यिक और पुरातात्विक स्रोत को का मतलब वर्णन करिए। यानी एक आपका लिटरेरी हो गया, एक हो गया आर्कियोलॉजिकल, ये दो आपको करने हैं। अब यहां पर क्या करिए आप, क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। अब ये आप मतलब ये आप करेंगे, जैसे अब यहां आप डालेंगे हेडिंग, मान लो आपने डाल दिया भारतीय इतिहास, या ऐसे समझ लो आप। देखो अब आप सीधी सीधी बात समझो कि इसमें इतिहास का मतलब है होता है बीता हुआ कल। इतिहास में हम पुरानी बातों का अध्ययन करते हैं, पुराने समय की बात करते हैं, ठीक है, जो हमारे समय से पहले बीत चुका है। अब इतिहास के जनक हेरोडोटस है, चलो लिखना चाहो लिख दो, थोड़ी बहुत बातें, लेकिन ज्यादा नहीं, 2-4 लाइनें अगर आपका बहुत मन करता है तो, ठीक है। इतिहास के बारे में, इतिहास का मतलब ही होता है कि ऐसा निश्चित रूप से घटित हुआ है, वही इतिहास है। और जिसके बारे में कोई जानकारी नहीं, वो फिर इतिहास ही नहीं है। तो हम तो ये चाहेंगे कि आप 1-2 लाइन में अपनी बात खत्म कर दीजिए, ज्यादा आप उसमें लिखने के पीछे ना पड़िए। आपसे सीधे सीधे क्वेश्चन क्या पूछा आप उस पर करो फोकस। यहां वहां लिखने का कोई फायदा है ही नहीं। लिख के क्या करोगे आप, खाली अपने पेज भर दोगे। भाई नहीं कुछ आता है तो यही एक काम कर लो, ठीक है। तो अब आप क्या करो, एक चार्ट खींचो, और उस चार्ट को ऐसे खींचना है जैसे मालूम चला एक पेज ये है और एक पेज ये भी ज्वाइंट रहता है ना, ऐसे ऐसे ये भी तो एक पेज रहता है, क्योंकि तभी तो आप मतलब पलट के जो है तो लिखते हो पेज 1, पेज 2, पेज 3, पेज 4, ऐसे नहीं। जैसे ये पेज 1 हो गया, ये पेज 2 हो गया, फिर आगे पेज 3 होगा, ऐसे आप कॉपी को पलटते रहते हो ना। तो उस चार्ट को क्या करो, चार्ट जो बनाने वाले हैं उसको आप क्या करो, हॉरिजेंटल कर दो चार्ट को। और वो एक पेज में नहीं बनेगा, एक पेज में आपका फंस जाएगा, बहुत छोटा 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 लिख दोगे, पढ़ने में नहीं आएगा। मान लो कोई प्रोफेसर ऐसे भी मिल गए कॉपी चेक कहा रहे हमें कुछ समझ में नहीं आया क्या लिखा विद्यार्थी ने, तो दोनों पेज ऐसे ओपन कर लो, ठीक है। पहले पेज पे एक ही पेज मिल रहा है तो उसको फिर उसमें छोड़ दो, या वहीं से उसकी थोड़ी बहुत हिस्ट्री बारे में व्याख्या करके, कि मतलब इतिहास की जानकारी के 2 मेन सोर्स पाए जाते हैं, एक पुरातात्विक है, एक साहित्यिक स्रोत है। हम इन दोनों स्रोतों का वर्णन करने वाले हैं। तो उसके बाद क्या करो, इस पे जो चार्ट बनाने वाला है पॉइंट, अब उस चार्ट को आप ऐसे बनाओ। देखो अब क्या करना है, प्राचीन मतलब इतिहास के मतलब स्रोत तो हैं, प्राचीन इतिहास के स्रोत, ये आपका मेन एक हेडिंग हो जाएगा, ठीक है। अब इसी के आधार पर क्या करो, इसको डिफाइन कर दीजिए आप, ठीक है। इसी के आधार पर इसको डिफाइन कर दो, ठीक है। चलो देखो अब इसको क्या करिए, थोड़ा सा इसको ऐसे ले लीजिए इस तरीके से ना। अब आप एक अपना पेज का आइडिया रखे रहिएगा। यहां क्या आप करेंगे, साहित्यिक स्रोत, लिटरेरी सोर्स बोलते हैं ना, साहित्यिक स्रोत मतलब लिटरेरी सोर्सेस, LITERARY, लिटरेरी सोर्सेस, ठीक है। और ये आपका हो जाएगा पुरातात्विक, पुरातात्विक स्रोत, ठीक है। आर्कियोलॉजिकल, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस, ठीक है। ऐसे कर लीजिए आप, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है हमको, अब क्या करना है हमको, साहित्यिक को फिर तोड़ना है ना। अब ये तो चार्ट खींच रहे हो, तो साहित्यिक को आप फिर तोड़ दीजिए, जैसे धार्मिक साहित्य, धार्मिक साहित्य, ठीक है, रिलीजियस लिटरेचर कहते हैं ना, धार्मिक साहित्य, ठीक है। इसके अलावा क्या हो जाएगा, लौकिक ग्रंथ, लौकिक ग्रंथ, विदेशी यात्रियों का विवरण, विदेशी यात्रियों का विवरण, डिस्क्रिप्शन ऑफ फॉरेन ट्रेवलर्स, और पॉपुलर टेक्स्ट, ठीक है। ये समझ जाइए। अब इसी में आप धर्मनिरपेक्ष जो भी और भी करना चाहे कर सकते हैं, इसमें कोई आपको रोकने वाला नहीं। अब आप क्या करिए, ठीक है, ये साहित्यिक हो गए, इसमें आपने धार्मिक साहित्य कर दिया, लौकिक ग्रंथ कर दिया, विदेशी यात्री विवरण, ऐसे करना। अभी हम आपको लिटरेरी सोर्स को ही डिफाइन कर रहे हैं ना। तो अब क्या करिए, धार्मिक साहित्य को फिर तोड़ दीजिए। तो ऐसा करिए, धार्मिक साहित्य को ऐसे तोड़िए, एक हो गया आपका ब्राह्मण साहित्य,
ठीक है, क्या हो जाएगा आपका ब्राह्मण साहित्य, और एक आपका हो जाएगा गैर ब्राह्मण साहित्य। और आप बढ़िया कर सकते हो अच्छे से, गैर ब्राह्मण साहित्य यानी ब्राह्मण लिटरेचर एंड नॉन ब्राह्मण लिटरेचर, ऐसा कर देंगे ना आप, ठीक है। अब इसके अलावा क्या हो जाएगा, अब ब्राह्मण साहित्य को फिर हम कई पार्ट में तोड़ेंगे, ठीक है, ऐसे 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 इसको हम कई पार्ट में भी तोड़ देंगे, आपको ऐसे तोड़ देंगे कई पार्ट में। अब गैर ब्राह्मण साहित्य में की अगर बात करिए तो इसमें फिर आपको कौन मिलेंगे, देखिए इसमें आपको दो मिलेंगे ना, एक आपको मिलेगा जैन धर्म और एक मिलेगा आपको बौद्ध धर्म, यानी जैनिज्म और बुद्धिज्म दो मिल जाएंगे आपको, एक जैनिज्म मिल जाएगा और एक बुद्धिज्म, दो मिल जाएंगे आपको। ब्राह्मण साहित्य को भी हम मतलब डिफाइन कर देंगे, ठीक है, जैसे वेद है, महाकाव्य है, वेदांग है, पुराण है, उपनिषद है, धर्मसूत्र, ऐसे हम आपको और डिफाइन कर देंगे। तो इस चार्ट को प्रॉपर तरीके से आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है, ऐसे कर सकते हो ब्राह्मण साहित्य। ये चार्ट जितना बढ़िया बना होगा, एग्जामिनर के दिमाग में एक अच्छी इमेज बनेगी उस विद्यार्थी को लेकर के कि इसके अंदर समझ है, ठीक। अब किसी की राइटिंग मान लो गड़बड़ के दिन में नहीं सही हो जाएगी, वो धीमे धीमे ही बच्चा सही होगी। जब कोई ढंग का टीचर आपको मिल जाएगा, सही से पढ़ाएगा, आपका मार्गदर्शन करेगा, आपके पीछे वो भी लगेगा और आप उसके पीछे लगे रहोगे तो वो भी आप पर गौर देगा, आप भी दूर दूर से, वो भी दूर दूर से, तो इसमें सबसे ज्यादा आपकी पढ़ाई दूर हो जाएगी ना। तो एक तो ये ध्यान रखेंगे। अच्छा देखिए, आप लोग भी सीखिए, जो बच्चे कंपटीशन के हैं, देखिए कंपटीशन लेवल की जो पढ़ाई होती है वो ढंग की होती है, लेकिन कोई पढ़ता नहीं है। जब आप पीसीएस, एपीओ, कई प्रकार के एग्जाम देते हो तो उसमें फिर आपको बड़ी प्रॉब्लम आती मेंस को लिखने में ना। चलिए, अब क्या करिए, ब्राह्मण साहित्य को ना ब्राह्मण साहित्य, वे जैसे ब्राह्मण का मतलब ही होता है जो यज्ञ की व्याख्या करे वही ब्राह्मण होता है ना। ये बात समझ में नहीं आई? तो अब ब्राह्मण साहित्य को तो अब तोड़ दीजिए, वेद हो गया, ब्राह्मण हो गया, आरण्यक हो गया, उपनिषद हो गया। अब इन चारों को वैदिक साहित्य के भाग माने जाते हैं, वैदिक साहित्य के भाग, ठीक है, ये ध्यान रखें इन चारों को ना, ये वैदिक साहित्य के चार भाग हैं, वेद है, ब्राह्मण है, आरण्यक है, उपनिषद है। इनके अलावा बहुत सारे हैं, उनको भी हम लोग डिस्कशन कर देते एक बार तो अच्छा होगा ना, ठीक है। जैसे पुराण, महाकाव्य, वेदांग, धर्मसूत्र, ठीक है, ये कर देंगे ना, ऐसे कर लेंगे। पुराण है, महाकाव्य है, वेदांग है, धर्मसूत्र है, ठीक है, इनको हम लोग डिफाइन कर देंगे। अब जैसे आपका मेन काम क्या है, इनको डिफाइन करना, ये इनको आप डिफाइन करिए इनके बारे में। अब ये भी नहीं कि हर आप है, जैसे वेद है तो वेद के बारे में, वेद कितने हैं, चार हैं। तो जब वेद के बारे में आप लिखेंगे, ठीक है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, मतलब अथर्ववेद, तो इनके प्रतिपादक कौन है, वेद क्या होते हैं, ठीक है, प्राचीनतम वेद क्या है, किस किस वेद में क्या बात कही गई, तो इसको जरूर आप एक पेज का लिखिए। कम से कम वेद वाले को अगर आपने चार वेद अच्छे से डिफाइन किया है तो आपका एक पेज तो पक्का पक्का एग्जाम में भर जाएगा। और एक पेज के आप 1.5-2 पेज भी कर सकते हो, लेकिन कोशिश करो एक पेज रखो। ऐसे फिर आप ब्राह्मण को डिफाइन करिए, आरण्यक को डिफाइन करिए, ठीक है, उपनिषद को बताइए, पुराण बताइए, महाकाव्य, वेदांग, धर्मसूत्र, ठीक है। अब अगर चूंकि ये सब चीजें हमको समझानी चाहिए, अब एक ही वीडियो में अगर हम सब कुछ करेंगे तो लेक्चर चला जाएगा 1.5-2 घंटे का ना। तो ये चीजें हम आपसे पूछेंगे, क्या इनके बारे में आप लोग लिख सकते हो क्या?
अगर लिख सकते हो तो कोशिश करो। आप एक अपना देखिए, बहुत सारे बच्चे हैं, हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, ठीक है, वो अभी हम बोल देंगे, उससे आप लोग जुड़ जाइए। व्हाट्सएप नंबर अभी हम आप सबको दे देंगे, ठीक है। तो टेलीग्राम व्हाट्सएप के माध्यम से आप जुड़ जाओ, लिखो और लिख के हमको दिखवा भी दो कि सर देखो ऐसे ऐसे मैंने लिखा हुआ है ना। अब इसके अलावा अगर आप देखें तो ये एक चार्ट बनेगा ब्राह्मण साहित्य का जो इतना बड़ा बन जाएगा। अभी आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज बाकी हैं, उनको भी समझा दें, फिर आपसे बात करें ना। तो अब ये ध्यान रखें, जैसे अभी हमने क्या बोला कि जो हमारा टेलीग्राम चैनल है, ठीक है, लिंक है टेलीग्राम चैनल का, जीएस ज्ञान, जीएस ज्ञान, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। बाकी नंबर हम यहाँ मेंशन ही जो है मतलब किए दे रहे हैं ना, तो इस नंबर पे आप हमसे व्हाट्सएप कर सकते हैं पढ़ने के लिए ना, 9555901529 पे, इस पे आप संपर्क करिए और पढ़ लीजिए आराम से। आप जिस विषय को पढ़ेंगे, ऐसा नहीं सारा हम ही मतलब पढ़ा देंगे, हम तो एक ही दो विषय गाइड करेंगे, बाकी हम फिर टीचर संपर्क करेंगे, तो वो टीचर आपको हेल्प करेंगे, गाइड कर देंगे, ठीक है। ये बात समझ में ही नहीं आई। अब इसके अलावा एक पॉइंट हमारा और ये समझ लीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। अब जैसे हमने पढ़ाया वेद 4 है, मतलब उपनिषद 108 है, पुराण 18, महाकाव्य 2 है, इसमें महाभारत और रामायण को समझाइए आप। गीता के बारे में बता सकते हैं ना। वेदांग कितने, वेदांग 6 हैं, इनको आप क्रम से लिख दीजिए कौन कौन है, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे ना। चलिए, इसके अलावा क्या है पॉइंट अगला। अब हम लोग करेंगे डिफाइन किसको, पुरातात्विक स्रोत को, पुरातात्विक स्रोत, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस ना। किसकी बात कर रहे हैं हम, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस की ना। इनको करो डिफाइन, तो ये भी बहुत सारे पार्ट में जाके टूटेंगे, ठीक है। अब जैसे वो जिसका क्वेश्चन पूछे, क्योंकि सब में 8-8 पॉइंट है, अगर एक डेढ़ पेज एक पेज भी लिख देंगे तो वैसे 4-5 पेज आपका भर जाएगा। आप टारगेट करो 5 पेज से कम ना हो, 7 पेज से ज्यादा ना हो, इसके बीच में लिखिए तो ज्यादा अच्छा फील करेंगे, ज्यादा अच्छा करेंगे ना। चलिए अब इनकी बात करिए। जैसे अभिलेख, सबसे प्राचीन अभिलेख सम्राट अशोक के हैं, इंस्क्रिप्शन, ठीक, सिक्के, क्वाइंस, सिक्के भी इतिहास की जानकारी देते हैं कि कौन सा राजा किस प्रकार था, उसकी राज्य व्यवस्था कैसी थी। अब अगर सिक्के सोने के चल रहे हैं तो जाहिर सी बात वो राज्य व्यवस्था काफी संपन्न रही होगी। जैसे गुप्त डायनेस्टी की बात करिए ना, तो सिक्के हो गए, मृदभांड हो गए, मृदभांड मतलब पोट्री, मिट्टी के बने हुए बर्तन, ठीक है, मृदभांड हो गए, अभिलेख, सिक्के, मृदभांड। मुहरे, सील, स्थापत्य कला, स्थापत्य कला, ठीक है, स्थापत्य कला हो जाएगा ना। स्मारक कह सकते हो ना, स्मारक कह सकते हो, मॉन्यूमेंट्स, जैसे ताजमहल, लाल किला, इन सब के बारे में बोल सकते हो ना, ये सब आप डिफाइन कर सकते हो। इसके अलावा चित्रकला, मूर्तिकला, चित्रकला, मूर्तिकला, जैसे आप लोगों ने देखा होगा मूर्तियां बनती थी ना नॉर्थ इंडिया में जो है, ठीक है, जैसे आपने देखा होगा मथुरा की, गांधार की शैली ना, और इधर उत्तर भारत के मंदिर, दक्षिण भारत के मंदिर, तो पेंटिंग वगैरह में भी आप इन सब के बारे में डिफाइन करोगे। अब जैसे अभिलेख के बारे में बढ़िया अगर आप लिखते हो तो एक पेज में अभिलेख जाएगा। बहुत प्रकार के जो है तो अभिलेख हैं, नहीं अभिलेख हैं, तो गुप्त समय के सम्राट अशोक से बहुत सारे अभिलेख जो मतलब खुदाई से मिले हैं, तो अभिलेखों के बारे में, सिक्कों के बारे में आप आधा आधा एक पेज लिख सकते हो। मृदभांड, जैसे इनके बारे में आप मैटर ढूंढोगे, पढ़ोगे, या नहीं ढूंढने से मिलता है तो मुझे बताओ, तो मैं इन सबका एक पीडीएफ बना के भेजूं, तो पीडीएफ बना के भेज दूं तो आप उतने फिर उसमें लिख के चले आओ, ठीक है, कॉपी में। पहले ये चार्ट को 2-3 बार ट्राई करो, तो जब 2-3 बार ट्राई करोगे तो आपका एक माइंड सेट हो जाएगा। उसको बिना देखे ट्राई करो, देखना नहीं है, ये नहीं कि आप उसको देखने बैठ जाओ कि हम इसको और कैसे कर सकते हैं, तो इस बात का ध्यान देना है। तो ये सभी लोग करिए
और अगर ये मैटर जैसे आप कोशिश भी करो, जैसे आपको डिफाइन करना अभिलेख, जैसे आप हेडिंग डाल लीजिए अभिलेख क्या है, ठीक है। अब अभिलेख के बारे में लिखिए, ठीक है। पत्थरों पे, ठीक है, पत्थरों पे जो मतलब जो है मतलब तो उकेरे गए अभिलेख जो मिले, जो एक राजाओं की आज्ञा या राजाओं के बारे में सबसे मतलब पुराना जो मतलब पुराना अभिलेख बोगज गोई जो है मतलब अभिलेख है। तो इन सब के बारे में जब आप पढ़ोगे, नासिक अभिलेख जो है, और इसके अलावा जो है तो हर्षवर्धन के अभिलेख, तो बहुत सारे अभिलेख आपको मतलब जो है पढ़ने को मिल जाएंगे ना। तो अभिलेखों के बारे में 4-5 एग्जाम्पल आप दे दो, अभिलेख कैसे कैसे कौन कौन है, फिर ठीक है। ऐसे अगर आप सबके बारे में लिखोगे तो हमें लगता है आपके वैसे भी 4-5 पेज हो जाए। अगर दोनों नहीं पूछता, एक पूछता है, तो दोनों पूछेंगे तो सबके बारे में कम कम लिखेंगे, क्योंकि आपको साहित्यिक भी डिफाइन करना है और आपको प्रतात्विक भी डिफाइन करना है। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। जितने विद्यार्थी किसी भी कॉलेज के हों, कैसे पढ़ने वाले हों, बीए जो मतलब एलएलबी 5 इयर्स कर रहे हैं, उनके लिए मैंने कोशिश एक की है। बाकी आप लोग पढ़िए, जहां कुछ आगे भविष्य में कोई नीड लगती, कंपटीशन से जुड़ी, जीएस से जुड़ी, एनसीईआरटी, कुछ भी आप गाइडेंस के लिए हमसे जरूर संपर्क करिए, हम आपका साथ देंगे, ठीक है। बाकी आप कमेंट करिएगा, बताइएगा और इसमें गुंजाइश क्या हो सकती है। हमने कहा कि आप कमेंट करेंगे, कोई आप पर कमेंट नहीं करेगा, ये हमारे एक यूट्यूब की विशेषता है। क्योंकि उल्टे पुल्टे लोग बच्चे हमसे जुड़ते ही नहीं है, जो पढ़ने वाले होंगे वही जुड़ेंगे, वही पढ़ेंगे। बाकी हिंदी इंग्लिश मीडियम में कोई मतलब इशू नहीं है, आप पढ़िए और कमेंट करके आप बताइए कि अब इन सब के बारे में आपको लिखना है। चार्ट बना देंगे, चार्ट कितना आपका लेके जाएगा, 2 पेज। अब चूंकि जिसके बारे में लिखेंगे तो आधा पेज, मान लो 5 लाइनें, अरे भाई एक पेज में बहुत हेडिंग लिख देंगे, 4 लिख देंगे, 4 से ऊपर लिख ही नहीं पाएंगे। तो एक पेज में 2 हेडिंग कम से कम लिखिए, और किसी किस्म ज्यादा लिख दीजिए तो 4 हेडिंग मतलब 4 पेज, 8 हेडिंग मतलब कम से कम 3-4 पेज वैसे भर जाएंगे ना। तो टू द पॉइंट लिखिए, सीरियस बनिए, मेहनत करिए, रिजल्ट आपके पक्ष में आएगा, बढ़िया करेंगे। कॉलेज आपको 10 में से 8-7 नंबर देगा ही देगा, वो आपका नुकसान नहीं करेगा, क्योंकि उसे मालूम अगर आप फेल हो गए तो दोबारा पढ़ने नहीं आएंगे, एडमिशन नहीं लेंगे आप। तो प्राइवेट कॉलेज डरते हैं आपसे, जहां आपने धमकाया हम छोड़ देंगे, वो तुरंत कहेंगे बच्चा कहीं मत जाओ। वो तभी बोलते हैं जब एक्स्ट्रा बच्चे एडमिशन ले लेते हैं, वरना उनको खुद डर है कि मेरी कुर्सी, मेरी एक सीट खराब हो जाएगी, तो वो आपको बड़े प्यार से रखेंगे पुचकार के, ठीक है। चलिए, आप सभी लोग पढ़ते रहिए, कुछ कमेंट करिएगा, बताइएगा कैसा क्या रहा फीडबैक, फिर हम आपकी हेल्प करते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।